एवरीवन। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच चल रहे नए सीमा विवाद के बारे में। सुनने में यह टॉपिक बड़ा ही विचित्र लगता है कि भारत और नेपाल जैसे दो मित्र पड़ोसी देशों के बीच भी कोई सीमा विवाद हो सकता है। जिस देश के आम नागरिक एक देश से दूसरे देश में बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के जा सकते थे, उन दो देशों के बीच भी कोई ना कोई सीमा विवाद शुरू हो गया है। इस सीमा विवाद के पीछे भी हमारे चालबाज पड़ोसी चीन का साफ साफ हाथ नज़र आता है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक उस देश को कहते हैं जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, और नेपाल एक बफर देश भी है। बफर देश उस देश को कहते हैं जो दोनों तरफ से दो बड़े देशों के बीच स्थित हो। उस देश के दोनों तरफ कोई दो बड़े देश हो, तो नेपाल एक बफर और लैंडलॉक कंट्री है। ये थी नेपाल की भौगोलिक स्थिति। और जो नया विवाद चल रहा है, ये जो नेपाल से और भारत के उत्तराखंड राज्य पे जो सीमा लगती है, वहाँ का ये मामला है। उत्तराखंड में जो शारदा नदी बहती है, वही नदी नेपाल में जाकर महाकाली नदी के नाम से जानी जाती है। 1816 में सुगौली की जो संधि हुई थी, उसमें ये पक्का हुआ था कि नेपाल की सीमा पश्चिम से पूरब की तरफ कहाँ कहाँ तक है। नेपाल की सीमा सुगौली की संधि के अनुसार इधर पश्चिम से महाकाली नदी से लेकर इधर पूरब में एक नदी पड़ती है, मेची नदी, वहाँ तक है सुगौली की संधि के अनुसार। और नेपाल भी कह रहा है कि हम सुगौली की संधि मानते हैं। तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, इसको हम समझेंगे। ये सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। इसके अनुसार नेपाल को भारत का, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन था, हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, तब की बात है, 1816 की बात। तब नेपाल और इंग्लैंड के बीच एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 से लेकर 1816 के बीच। तब नेपाल को इसमें हार का सामना करना पड़ा, और नेपाल ने भारत को गढ़वाल, कुमाऊं, तराई और सिक्किम वापस दिया, और नेपाल की नई सीमा निर्धारित हुई जो कि महाकाली नदी से मेची नदी तक थी। ये थी सुगौली की संधि। और नेपाल जो अपना नया राजनीतिक नक्शा उसने जो पास किया है, जो जारी किया है, उसके अनुसार नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखा दिया है, जो है लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख। इसे हम समझते हैं एक आसान से मैप से, जिधर रेड और ब्लैक में है, ये इसे हम उत्तराखंड मान लेते हैं, और जो ब्लैक बॉक्स है उसे नेपाल। इसमें जो महाकाली नदी है, शारदा नदी, उसका उद्गम जहाँ से होता है, उसके उस तरफ का क्षेत्र नेपाल के पास है, और बाएं तरफ का क्षेत्र सारा भारत का है। और जो महाकाली नदी का उद्गम है, वो 3 जगहों से हुआ है। 3 धाराओं को मिलाकर महाकाली नदी बनी है। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, इस 3 पॉइंट्स को मिलाकर जब आपस में तीनों धाराएं मिलती हैं, तब महाकाली नदी बहती है। और नेपाल का दावा ये है कि हमारी जो ज़मीन है वो लिम्पियाधुरा से लेकर काला पानी, लिपुलेख, सारा उसके नक्शे में, उसने अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। और अभी तक जो नक्शा था उसके अनुसार
लिपुलेख के दाईं ओर की ज़मीन नेपाल की थी, बाईं ओर की ज़मीन भारत की थी। लिपुलेख एक दर्रा है जहाँ से 3 देशों का ट्राई जंक्शन है, भारत, नेपाल और चीन। अब विवाद यहीं पे है कि नेपाल कह रहा है हमारी ज़मीन लिम्पयाधुरा से लेकर दाईं ओर पूरी हमारी है, और भारत का दावा है कि लिपुलेख से दाईं ओर नेपाल की ज़मीन है और बाईं ओर हमारी है। अब सवाल ये उठता है, इतने दिनों बाद 1816 के बाद नेपाल को इस ज़मीन की याद इतने दिनों बाद कैसे आई? अभी तक नेपाल क्या कर रहा था? वास्तव में जब नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, नेपाल की जो रॉयल फैमिली थी, 2000 के आसपास उस रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दिया गया। फिर वहाँ पे माओवादियों का शासन हुआ, उसके बाद लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र जब आया तो वहाँ पर एनसीपी पार्टी सत्ता में आई, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से ज़्यादा प्रभावित है, उसी के एजेंडे पे काम करती है। इस पार्टी का, वहाँ के प्रधानमंत्री का, उनकी पूरी सरकार का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है, भारत की तरफ नहीं है। केपी शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो चीन के एजेंडे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। भारत से दोस्ती नहीं रखना चाहते, वो चीन से मित्रता रखना चाहते हैं। केपी शर्मा ओली, उन्होंने अभी जल्दी ही बयान भी दिया है कि हम अपनी ज़मीन वापस लेकर रहेंगे भारत से। इस सब के पीछे चीन का ही कहीं ना कहीं हाथ है। अब ये भी समझ लेते हैं कि इसमें चीन का कैसे हाथ है। आखिर चीन को क्या दिक्कत हो गई हमारे इस एरिया से? ये मैप है इंडिया का। पहले जो हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे, वो यात्रा हम नाथुला दर्रा से करते थे, जो कि सिक्किम में है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी भक्तों को, जो श्रद्धालु थे, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। और अब बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक आर्मी का एक ब्रांच है, जो सड़क बनाता है बॉर्डर्स पर, सीमा पर, उसने जो काला पानी से लिपुलेख के बीच सड़क बना ली 80 किलोमीटर की, जिससे हम लिपुलेख दर्रे से, यहाँ उत्तराखंड राज्य में, यहाँ से हम डायरेक्ट कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं बहुत ही कम समय में, और वहाँ पे कैलाश मानसरोवर जाकर एक दिन में अपने देश लौट सकते हैं। चीन को इसी बात की दिक्कत हो गई। यही कारण था कि उसने नेपाल को उकसाया, उसका ब्रेन वॉश किया कि वो काला पानी और लिपुलेख को अपनी ज़मीन माने। सारा विवाद चीन ने ही पैदा किया, नेपाल को उकसा कर। अब नेपाल दावा कर रहा है कि यह ज़मीन हमारी है। यही बात है। और अब बात करेंगे इस पे भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई। भारत सरकार ने साफ साफ कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारतीय विदेश मंत्रालय ने, उन्होंने साफ साफ कहा है कि नेपाल ने जो नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है वह पूरी तरीके से कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। हम नेपाल से बातचीत के ज़रिए इस विवाद को सुलझाएंगे, और बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भी यही उम्मीद है कि ये मामला जल्दी से जल्दी सुलझे। कई लोगों का रोज़गार उस बॉर्डर से जुड़ा है, क्योंकि नेपाल और भारत दो ऐसे मित्र पड़ोसी देश हैं कि हम
नेपाल में और नेपाल के लोग भारत में बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। जैसे हम अपने ही देश में जा रहे हों उसी प्रकार बिना किसी रोक टोक के ये प्रक्रिया बॉर्डर पर चलती रहती है। ना कोई रोक टोक है, ना कोई चेकिंग, हम आराम से वहाँ जा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे नेपाल के ज्योग्राफिकल स्टेटस पर, भौगोलिक स्थिति कैसी है नेपाल की, इसके बारे में। देखिए, नेपाल जैसा कि मैंने बताया वो लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ से भूमि से घिरा है। और अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नेपाल को विश्व से जुड़ना है तो उसे भारत से अच्छे संबंध रखने ही होंगे। बिना इसके वो विश्व से कनेक्ट नहीं हो सकता, चाइना से भी कनेक्ट नहीं हो सकता ज़्यादा। देखिए, अब नेपाल इधर दक्षिण में देखें नेपाल के तो इधर उत्तर प्रदेश है, बिहार है। ये बॉर्डर्स खुले रहते हैं क्योंकि नेपाल में हम अपने ट्रक्स भेजते हैं सामान, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, पेट्रोल डीजल हो, विभिन्न प्रकार के आवश्यक चीज़ें, सब कुछ हम भारत ही देता है नेपाल को। और चीन अगर नेपाल को कुछ सहायता देना चाहता है तो नेपाल के उत्तर में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि यातायात वहाँ संभव नहीं है। ट्रक्स के ज़रिए, एरोप्लेन्स के ज़रिए भी ज़्यादा संभव नहीं रहता है क्योंकि बहुत प्रकार के खतरा रहते हैं। तो चीन क्या करता है, इधर भारत के ईस्ट में जो हमारा बंदरगाह है कोलकाता, वहाँ पे सारा सामान लाके उतार देता है जहाज़ के ज़रिए। तब हम उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सारा सामान नेपाल को भेजते हैं। उसमें भी अगर वो चीन से कुछ ले रहा है तो उसमें भी उसको इंडिया की मदद चाहिए ही चाहिए। इसीलिए नेपाल को ये समझना होगा, वहाँ के प्रधानमंत्री को, वहाँ की पूरी सरकार को, कि अगर उन्हें संसार से कनेक्ट रहना है, विश्व से कनेक्ट रहना है, जुड़े रहना है, तो उन्हें भारत से अच्छे संबंध रखने ही होंगे। ये था नेपाल का ज्योग्राफिकल स्टेटस। अब बात करेंगे, अभी कल ही नेपाल ने पाकिस्तान वाला काम किया है बॉर्डर पर। वो भी पाकिस्तान की तरह फायरिंग करने लगा। जैसे पाकिस्तान हमेशा सीज फायर का उल्लंघन किया करता है LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसी तरह नेपाल भी बिहार के जो सीतामढ़ी ज़िला है वहाँ से जो बॉर्डर लगता है, वहाँ पर नेपाली पुलिस ने अचानक फायरिंग कर दी और इधर खेतों में काम कर रहे एक किसान की मौत हो गई और एक किसान को नेपाल पुलिस अपने साथ पकड़ कर ले गई। हालांकि अब उसे रिहा कर दिया गया है और 2 युवक इसमें घायल हो गए। अब इससे साफ साफ पता चलता है कि नेपाल पाकिस्तान की राह पर चल चुका है और चाइना इसे भी अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है, जैसा कि उसने पाकिस्तान को बना रखा है। वो POK में अपना सारा बिज़नेस फैला रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है कि कर्ज दे देकर गुलाम बना लेता है। जब कर्ज मांगता है तो देश उसे देने में सक्षम नहीं रहते तो उन्हें मजबूरन चीन का साथ देना पड़ता है। यही हाल होगा नेपाल का अगर उसने चीन का साथ ना छोड़ा। और भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। जब से वहाँ पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई, वहाँ उन्होंने चीन की तरफ ज़्यादा रुख किया। एक बार जब बॉर्डर पर व्यापारियों ने सीमा ब्लॉक कर दी थी तो ट्रक्स नहीं आ जा पा रहे थे, तो नेपाल में बहुत ही दिक्कत आ गई थी। वहाँ पे पेट्रोल्स ख़त्म हो गए, डीज़ल ख़त्म हो गए,
खाने पीने की चीज़ें कम पड़ने लगीं, तब नेपाल बजाय भारत से बातचीत करने के उसने चीन के साथ एक नई ट्रेड डील कर ली, व्यापार समझौता कर लिया। तो इससे साफ हो रहा है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, की जो सरकार है, वो चीन की तरफ ज़्यादा झुकी है। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है, चाहे वो वहाँ पर भयंकर भूकंप आया हो तब भारत ने वहाँ मेडिकल सुविधाएं पहुँचाई, ज़रूरी सामान पहुँचाए, सब प्रकार से उनकी मुफ्त में मदद की। हमारे डॉक्टर्स वहाँ गए, वहाँ के लोगों को इलाज करने, जो घायल थे उनका आवश्यक चीज़ें पहुँचाई गई। लेकिन नेपाल इन सब को भूल चुका है। वहाँ के प्रधानमंत्री सिर्फ चीन की चालबाजियों में फंसते जा रहे हैं, उसके जाल में फंस रहे हैं। और इसीलिए नेपाल अब दावा कर रहा है कि भारत की ज़मीन उसकी है। हमारी नेपाल के साथ 1880 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें 98% पर कोई विवाद नहीं है, यही 2% है फिर विवाद है। तो ये था भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है पेंगोंग त्सो झील पर। उसी के साथ चीन ने यहाँ पर नेपाल को उकसाकर नया मोर्चा खोल दिया, जिससे चीन ये समझ रहा है कि भारत इससे कमज़ोर पड़ जाएगा, एक साथ वो 3 लोगों से नहीं लड़ पाएगा। लेकिन चीन की सोच यहाँ गलत है। भारत इतना सक्षम है कि वो अकेले 3 देशों को डील कर सकता है, चाहे वो चीन हो, नेपाल हो या पाकिस्तान हो। हिंदुस्तान हमेशा तैयार है इन सब से डील करने को। नेपाल से बातचीत से विवाद सुलझे ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बातचीत से विवाद सुलझ जाएगा तो क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है नेपाल से वो पीपुल टू पीपुल है, हमारे लोगों के बीच आपसी संबंध हैं। इसीलिए सीमा के लोग भी यही चाहते हैं कि बातचीत से विवाद सुलझे। चीन क्या चाहता है कि वो जल्दी से गुलाम बना ले नेपाल को, अपना आर्थिक गुलाम। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है आप देख रहे हैं, इसमें जब नेपाल पे कब्ज़ा कर ले उसके साउथर्न पार्ट पर, तो इधर से वो उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भारत के 2 बड़े राज्य हैं, वहाँ से अपनी सीमा शेयर करने लगे। तो भारत को घेरने की कोशिश के लिए वो इतना सब मामला कर रहा है। सो दैट वाज द इशू विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन 2 friend neighboring countries, India and Nepal. So I hope you like it, and I try my best to make you understand that what is going on international border of India and Nepal. So I hope you like it. Please like, share and subscribe. Thanks for watching.